नमस्कार, मैं रवीश कुमार। किसी राज्य में दूध का कौन सा ब्रांड बिकेगा, इसे लेकर कभी इतनी राजनीति नहीं हुई जितनी कर्नाटक चुनावों में नंदिनी ब्रांड बनाम अमूल ब्रांड की हो रही है। कुछ लोग इसे केवल दाम और बाजार का मुद्दा बता रहे हैं, तो कुछ लोग उस सियासत को भी साफ साफ देख रहे हैं जिसके जरिए देश भर के डेयरी कोऑपरेटिव को विकास और निर्यात के नाम पर साधने की तैयारी हो रही है। अब अचानक से हम डेयरी सेक्टर के एक्सपर्ट तो नहीं हो सकते, मगर मीडिया रिपोर्ट में इस सेक्टर को लेकर जिस तरह से खबरें छप रही हैं, उससे यह संदेह भी पैदा होता है कि मामला इतना सरल नहीं है। इस खेल में पहला नुकसान अमूल को ही उठाना पड़ेगा, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। हम बाजार के नुकसान की बात कतई नहीं कर रहे, बल्कि उस छवि की जो अमूल की है। भारत में सहकारिता आंदोलन की कामयाबी की सबसे सुंदर कहानी और सबसे बड़ा चेहरा अमूल कर्नाटक में खलनायक बनाया जा रहा है, तो यह केवल राजनीति के कारण नहीं है। केवल राजनीति कहकर आप इस विवाद को खारिज नहीं कर सकते। एक पक्ष कीमतों के आधार पर दलीलें दे रहा है कि उत्तर कर्नाटक के बाद बेंगलुरु के बाजार में अमूल का आना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अमूल महंगा है और नंदिनी सस्ता। एक पक्ष का कहना है कि एक देश एक चुनाव, एक देश एक परीक्षा, एक देश एक राशन कार्ड की बात करने वाले अब वन नेशन वन मिल्क की बात चलाना चाहते हैं। इसके जरिए सहकारिता सेक्टर को केंद्र की मुट्ठी में लाने की कोशिश हो रही है, ताकि संघवाद के इस ढांचे को भी कुचला जा सके। अगर ये चिंताएं वाजिब हैं, तब देश भर में फैला डेयरी कोऑपरेटिव सेक्टर बहुत ध्यान से इन घटनाओं को देख रहा होगा कि कर्नाटक में नंदिनी बनाम अमूल का मुद्दा किस दिशा में जा रहा है। कहीं डेयरी सेक्टर यह तो नहीं समझ रहा कि उसकी यूनियनें ही उसकी ताकत हैं, उसे खत्म करने की कोशिश हो रही है, ताकि दूध की कीमतों से लेकर सब्सिडी हासिल करने की ताकत किसानों के हाथ से निकलकर प्राइवेट प्लेयर के पास पहुंच जाए। विपक्ष पर आरोप लगाया जा रहा है कि उसने अमूल को कर्नाटक में लाने का विरोध कर गलत तरीके से राजनीतिक मुद्दा बनाया है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी अमूल के साथ खड़ी हो गई है, उससे लगता है कि मामला केवल विपक्ष को जवाब देने तक सीमित नहीं है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस पर कई ट्वीट किए हैं। लिखते हैं कि नंदिनी के भी डिपो महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना में हैं। सिंगापुर, सऊदी और अन्य देशों में नंदिनी का निर्यात होता है। अमूल और नंदिनी का विलय नहीं हो रहा है। अमूल पूरे कर्नाटक में प्रवेश नहीं कर रहा है। बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा है कि अमूल का विरोध इसलिए हो रहा है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री गुजरात से आते हैं। बीजेपी के ये नेता अमित शाह का समर्थन कर रहे हैं, या अमूल का या कोऑपरेटिव आंदोलन का। राजनीति की सारी बातें आपके सामने नहीं होती हैं। यह केवल बाजार में सभी के लिए बराबर प्रतिस्पर्धा की बात तक सीमित नहीं है। दूध की राजनीति के पीछे कर्नाटक के बैंकों के विलय का भी मुद्दा है, जिसके कारण संदेह गहरा होने लगा या विपक्ष को मौका मिल गया कि इसे मुद्दा बना दें। तभी अमित मालवीय ट्वीट कर रहे हैं कि विलय नहीं होगा। फिर क्यों कहते हैं कि पूरे कर्नाटक में नहीं आ रहा है, जबकि अमूल ने कहा है कि उत्तरी कर्नाटक में 2015 में ही आ चुके हैं, और बेंगलुरु जैसे बड़े बाजार के बाद कितना कर्नाटक बच ही जाता है। यह लड़ाई केवल चुनावी मुद्दा नहीं है, चुनाव से आगे की तस्वीर की झलक देखी जा सकती है। आप देख रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल, हमारा यूट्यूब चैनल। इसे सब्सक्राइब भी कीजिए और हो सके तो ज्वाइन भी। बहुत कम लोगों ने इसका महत्व तब समझा होगा जब जुलाई 2021 में मोदी सरकार ने सहकारिता मंत्रालय का गठन कर अगले ही दिन इसकी कमान गृह मंत्री अमित शाह के हाथों सौंप दी। अमित शाह उस गुजरात से आते हैं जहां दूध के उत्पादन में सहकारिता का मॉडल काफी मजबूत है। इसी साल फरवरी में अमूल डेयरी के चेयरमैन पद पर 17 साल से जमे राम सिंह परमार को बीजेपी के उम्मीदवार ने हरा दिया। राम सिंह के साथ साथ 17 साल से उपाध्यक्ष के पद पर मौजूद कांग्रेस के पूर्व विधायक राज सिंह परमार भी चुनाव हार गए। टाइम्स ऑफ इंडिया के प्रशांत रुपेरा ने लिखा है कि इस तरह राम और राज यानी राम राज समाप्त हो गया, बीजेपी का राज आ गया। अब यहां से अमित शाह के उस बयान को देखिए।
हिंदू अखबार और कई मीडिया संस्थानों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि अमित शाह ने पिछले साल दिसंबर में मांड्या में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अमूल और नंदिनी में सहयोग होना चाहिए। दोनों को अगले 3 साल में सभी गांवों में, कर्नाटका के सभी गांवों में प्राइमरी डेयरी की स्थापना करने के लिए इकट्ठा काम करना चाहिए। नंदिनी और अमूल को केवल बाजार में कंपटीशन का मुद्दा मानने वाले अमित शाह के इस बयान को लगता है नजरअंदाज कर रहे हैं। कर्नाटक ने भी बहुत अच्छा काम किया है, मगर कर्नाटक के सभी किसान भाइयों बहनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि अमूल, नंदिनी दोनों इकट्ठा होकर कर्नाटक के हर गांव में प्राइमरी डेयरी हो, इस दिशा में काम करेंगे और 3 साल में कर्नाटक में एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां पर प्राइमरी डेयरी नहीं होगी। बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या कहते हैं कि अमूल और नंदिनी का विलय नहीं होगा। अमित शाह कह रहे हैं कि दोनों को इकट्ठा होकर कर्नाटका के हर गांव में प्राइमरी डेयरी की स्थापना करनी होगी। दोनों में अंतर हो सकता है, मगर दूरी बहुत कम लगती है। अमित शाह का यह बयान केंद्र की उस नीति का हिस्सा है जिस पर प्रधानमंत्री मोदी की मुहर लग चुकी है। रहा सवाल इन संदेहों का, तो जिम्मेदारी दोनों नेताओं की है कि वे आधिकारिक रूप से अपनी स्थिति साफ कर दें। पिछले साल 9 अक्टूबर को उत्तर पूर्व समिति की 70वीं अधिवेशन में अमित शाह ने जो कहा और कर्नाटका के मांड्या में जो कहा, आप दोनों बयान को सामने रखकर देखिए। अमित शाह ने वहां कहा कि अमूल और 5 अन्य कोऑपरेटिव को आपस में मिलाया जा रहा है। सरकार इसके जरिए कई राज्यों में काम करने वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहती है। दूध के निर्यात का बड़ा अवसर हमारे सामने है और सरकार इसके लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाना चाहती है जो एक्सपोर्ट हाउस की तरह काम करेगा। इसी साल 11 जनवरी को अमित शाह का यह ट्वीट है कि मोदी सरकार ने फैसला कर लिया है कि राष्ट्रीय स्तर की 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाएंगी। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बीज सोसाइटी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक सोसाइटी, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी। अमित शाह ने लिखा है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी देश की लगभग 8,45,000 समितियों से जुड़कर उनके उत्पादों को विश्व भर में बेचने, उनकी क्षमताओं को बढ़ाने व उन्हें एक सफल व्यावसायिक उद्योग बनाने में मदद करेगी। इससे किसानों की आय में तो वृद्धि होगी, साथ ही रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। हम डेयरी सेक्टर के जानकार नहीं हैं, मगर कई मीडिया रिपोर्ट को पढ़ने के बाद लगा कि आपके सामने कुछ संदेहों को तो रखा ही जा सकता है। द southfirst.com की पत्रकार अनुषा रवि सूद ने जो ट्वीट किया है उसे यहां पर आपके सामने रखना चाहता हूं। अनुषा ने लिखा है कि अमूल नंदिनी विवाद के जरिए संघवाद के ढांचे को कमजोर किया जा रहा है। कहीं वन नेशन वन मिल्क का फॉर्मूला यहां भी तो नहीं चल रहा है। अनुषा रवि सूद ने साउथ फर्स्ट में लिखा है कि संविधान की 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल में कोऑपरेटिव को राज्यों की सूची में रखा गया है। राज्य सरकारें बिना किसी आधार के चिंतित नहीं हैं कि उनके सफल कोऑपरेटिव मॉडल पर केंद्र सरकार की नजर है। राज्यों की सूची में होने का यह भी मतलब नहीं कि ये किसी नियम कानून से नहीं बंधे हैं। हर राज्य का अपना एक सिस्टम है। इसके तहत सत्ता का जो बंटवारा है वो एक तरह से भारत में संघवाद के ढांचे को खाद पानी ही देता रहा है। सवाल है, क्या डेयरी सेक्टर को किसी राजनीतिक मकसद से कसने की तैयारी शुरू हो रही है? तब विपक्ष को भी इस पर अपनी राय खुलकर रखनी चाहिए। हल्का फुल्का मुद्दा बनाने के बजाय गंभीरता से सभी पक्षों पर अपना नजरिया साफ करना चाहिए। विपक्ष ने इसे कर्नाटका के बैंकों के विलय से जोड़ दिया है। कर्नाटका के गर्भ से कभी 5 सरकारी बैंकों का उदय हुआ था। 2 का वजूद खत्म हो चुका है, 2 जल्दी ही खत्म हो जाएंगे। ऐसा 2019 की एक रिपोर्ट में लिखा है कि एक ही सरकारी बैंक रह जाएगा। डेक्कन हेराल्ड में यह छपा है, अप्रैल 2019 की खबर है।
बताया गया है कि 2017 में बैंक ऑफ मैसूर और उसके सहायक बैंकों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया। उसके 2 साल बाद विजया बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा और देना बैंक के साथ मिला दिया गया। उस समय देश के सभी बैंकों में संपत्तियों के मामले में विजया बैंक का प्रदर्शन शानदार था और इसका एनपीए भी कम था। कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक और आंध्रा बैंक के साथ मिला दिया गया। कहा गया कि बैंकों के भविष्य के लिए ऐसा करना जरूरी था। क्या बैंकों के विलय की तुलना कर्नाटका के चुनावों में अमूल बनाम नंदिनी ब्रांड से हम कर सकते हैं? डेयरी बिजनेस इतना छोटा तो नहीं है कि किसी की नजर ना पड़े। रही बात अदानी मामले की, तो निश्चिंत रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। सवाल प्रधानमंत्री से पूछेंगे तो बयान शरद पवार दे आएंगे। फिलहाल डेयरी उद्योग पर हमारे इस वीडियो को ध्यान से और पूरा का पूरा देखिए। आखिर अमित शाह के इस बयान का क्या मतलब है कि सहकारिता मंत्रालय देश भर में ग्रामीण डेयरी की स्थापना करेगा? अनुषा की रिपोर्ट में एक और अहम जानकारी है। इसी साल 18 मार्च की पीआईबी पत्र सूचना कार्यालय की यह सूचना आप देख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गठित सहकारिता मंत्रालय एनडीडीबी और पशुपालन विभाग देश में 2 लाख पंचायतों में ग्रामीण डेयरी की स्थापना करेगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने निर्यात के लिए एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है, जिसके साथ इन 2 लाख ग्रामीण डेयरी को जोड़कर निर्यात के 5 गुना बढ़ने की संभावना है। कहीं गन्ना सहकारी समितियों की तरह डेयरी सहकारी समितियों पर कब्जा करने की तैयारी तो नहीं चल रही है। उन्हें एक छतरी के नीचे लाकर उनकी ताकत को सबसे बड़ी ताकत के नीचे लाने की तैयारी की बात क्या बेवजह है? ऐसे बदलावों पर कितनी कम चर्चा होती है। चुनाव के बहाने ही सही डेयरी सेक्टर के इस बदलाव पर नजर तो गई। सवाल है कि जब राज्यों के कोऑपरेटिव ने अपने दम पर अच्छा काम करके दिखाया है, तो केंद्र सरकार सीधे उन्हें मदद क्यों नहीं देती? राज्यों को पैसा क्यों नहीं देती कि वे अपनी कोऑपरेटिव के जरिए ग्रामीण डेयरी की स्थापना करें? 2 लाख पंचायतों में डेयरी की स्थापना का प्लान आखिर क्या है? इसे और सफाई से सरकार को जनता के सामने रखने की जरूरत है। जो लोग इसे संघवाद पर हमला बता रहे हैं, उनकी बातों से यही लगता है कि अब राज्यों की डेयरी के सामने केंद्र की ग्रामीण डेयरी से चुनौती खड़ी हो सकती है। पिछले कई सालों से अगर आप केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के स्टेटमेंट्स देखें या फिर यूनियन कैबिनेट की फैसले जो है, आप अगर वो सारे देखें तो उनकी इंटेंट बहुत ही क्लियर है। यूनियन गवर्नमेंट चाहती है कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सेटअप हो जो डायरेक्टली यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में आए। अब कोऑपरेटिव्स तो कॉन्स्टिट्यूशनली स्टेट के सब्जेक्ट होते हैं, वो यूनियन गवर्नमेंट की तो सब्जेक्ट होती नहीं है। बहुत बार ढेर सारे इवेंट्स में अमित शाह जी ने बहुत बार ये बात दोहराया है कि वो डेयरीज के लिए यानी दूध एंड मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सेटअप करना चाहते हैं। वो रूरल एरियाज में, ग्रामीण प्रदेश में डेयरीज भी सेटअप करना चाहते हैं और ये जो मिल्क प्रोक्योरमेंट वहां पे होता है वो डायरेक्टली मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स के अंदर लाए। अब ये जो ग्रामीण प्रदेश में किसान है, उन्हीं से तो प्राइमरी कोऑपरेटिव्स जो होते हैं जैसे अमूल है या केएमएफ है कर्नाटका का, नंदिनी प्रोडक्ट जो केएमएफ की तरफ से है, ये सारे कोऑपरेटिव्स प्राइमरी कोऑपरेटिव्स तो प्रोक्योरमेंट वही किसानों से करते हैं। और अब द यूनियन गवर्नमेंट वांट्स टू सेट अप अ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव जहां पे वो चाहते हैं कि वो ग्रामीण डेयरी सेटअप करे और प्रोक्योरमेंट डायरेक्टली वहीं से करे। अब ये सवाल उठता है कि अगर इफ दिस गोज फॉरवर्ड तो ये प्राइमरी डेयरीज का क्या होगा? जब अमित शाह कर्नाटका आए थे दिसंबर में पिछले साल, उन्होंने कहा था कि अमूल और नंदिनी और या केएमएफ को एक साथ काम करना चाहिए। दे शुड कोऑपरेट विद ईच अदर इन अ सिनेरियो जहां पे केएमएफ को अमूल की तरफ से टेक्निकल सपोर्ट मिलेगी, कोऑपरेशन मिलेगा, ताकि केएमएफ कैन सेट अप रूरल डेयरीज एट एवरी विलेज लेवल एंड इन एक्सचेंज केएमएफ की तरफ से शायद अमूल के प्रोडक्ट्स को एक मार्केटिंग स्पेस मिल जाएगी कर्नाटका में। और अमित शाह जी ने यह भी कहा था कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन इस कोऑपरेशन के लिए जो भी हेल्प चाहिए, जो भी असिस्टेंस चाहिए, वो सारी यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से अमूल और
केएमएफ को मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये जो सब्जेक्ट है कोऑपरेटिव्स की सब्जेक्ट, ये स्टेट सब्जेक्ट है। अगर दो कोऑपरेटिव्स के बीच में बिजनेस या फिर अग्रीमेंट्स या फिर कोऑपरेशन की कोई डिसीजन लिया जाएगा तो वो है स्टेट गवर्नमेंट का काम, वो यूनियन गवर्नमेंट का काम बिल्कुल नहीं है। दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। जब केंद्र मंत्री आके कहते हैं कि दो कोऑपरेटिव्स को एक साथ काम करना चाहिए बिना कंसल्टेशंस के, बिना स्टेट्स के अप्रूवल के, तो ये सवाल बिल्कुल उठता है कि क्या यूनियन गवर्नमेंट दखल अंदाजी कर रही है स्टेट सब्जेक्ट्स पे। इसी कारण कांग्रेस और जेडीएस ने कहना शुरू कर दिया कि अमित शाह अमूल और कर्नाटका मिल्क फेडरेशन केएमएफ को मिलाने जा रहे हैं। इस मुद्दे में दाम और हिंदी का मुद्दा बाद में जुड़ा। 5 अप्रैल को अमूल ने प्रचार करना शुरू कर दिया कि हम कर्नाटका के दूध के मार्केट में आ रहे हैं, बेंगलुरु में दूध और दही के पाउच बेचेंगे। बस सोशल मीडिया में इसका विरोध शुरू होने लगा। #सेव-नंदिनी और #GoBackAmul ट्रेंड कर गया। डेयरी किसानों में चिंता बढ़ने लगी। विपक्ष के नेता कहने लगे कि ये यहां के लोकल मार्केट के लिए ठीक नहीं और नंदिनी के लिए भी नहीं। इल्जाम लगाया जाने लगा कि पहले दोनों के विलय के प्रयास कामयाब नहीं हुए, इसलिए ये अमूल के लिए एक पिछले दरवाजे से रास्ता खोला जा रहा है जिससे कर्नाटका मिल्क फेडरेशन की नंदिनी को तबाह कर दिया जाएगा। हमें याद रखना चाहिए कि 70 के दशक में विश्व बैंक की मदद से कर्नाटका में दुग्ध सहकारिता सिस्टम की स्थापना और विकास अमूल के पैटर्न पर ही की गई थी। अब उसी नंदिनी को अमूल से खतरा बताया जा रहा है जो अमूल के कारण अस्तित्व में आया। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन GCMNF का ब्रांड अमूल आज देश भर में नंबर 1 है, तो कर्नाटका मिल्क फेडरेशन का ब्रांड नंदिनी नंबर 2। क्या केएमएफ का हाल बैंकों की तरह होगा? कर्नाटका के किसानों के मन में चिंताएं वहां से शुरू होती हैं। नंदिनी का दाम अमूल से काफी सस्ता है, 20 से 40% कम है, क्योंकि कर्नाटका में 1 लीटर पर सरकार 6 रुपए प्रोत्साहन राशि देती है। पहले ये राशि 2 रुपए तक थी, मगर कांग्रेस और बीजेपी की सरकारों ने बढ़ाते बढ़ाते 6 रुपए पर पहुंचा दिया। किसने कहा अमूल की कीमत बाजार से ही तय होती है? दिल्ली में अमूल 54 रुपए प्रति लीटर मिलता है। 2022 में अमूल ने 3 बार दाम बढ़ाए। गुजरात में चुनाव था तो वहां पर अमूल ने दाम नहीं बढ़ाया। चुनाव के कई महीनों के बाद अब जाकर अमूल ने गुजरात में दाम बढ़ा दिया है। 52 रुपए प्रति लीटर वहां मिलने लगा है, अभी भी दिल्ली से 2 रुपए कम है। क्यों है गुजरात में? क्या दिल्ली के लोगों को सस्ता दूध नहीं चाहिए? सवाल है कि अगर राजनीतिक रूप से अमूल के दाम कम किए जा सकते हैं तो क्या नंदिनी को कर्नाटका के बाजार से बेदखल करने के लिए अमूल यही खेल वहां नहीं खेल सकता? इस समय कर्नाटका सरकार दूध उत्पादकों को 1200 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि देती है। इंडियन एक्सप्रेस में यह छपा है। जिस तरह से अमूल के दाम राजनीति से तय हैं, उसी तरह से नंदिनी के भी सस्ता होने में राजनीति हो सकती है। हरीश दामोदरन और सनत प्रसाद ने लिखा है कि इसके कारण कर्नाटका के डेयरी बाजार में उछाल भी आया। केएमएफ के तहत आने वाली यूनियनें हर दिन 30 लाख किलोग्राम की वजह अब 82 लाख किलोग्राम दूध खरीदने लगी हैं। 15 साल में इतना बड़ा बदलाव आ गया। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क फेडरेशन और केएमएफ कर्नाटका मिल्क फेडरेशन ने मिलकर देश के दूध उत्पादन का 60% हिस्सा कब्जा लिया है। ये लोग खरीदारी करते हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी इस रिपोर्ट को अब देखिए। 2017 में हरीश दामोदरन और पार्थ शास्त्री विश्वास की रिपोर्ट है। इसमें बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र के डेयरी संगठनों ने आरोप लगाया था कि हर दिन 21 लाख लीटर दूध की अतिरिक्त खरीद होती है, जिसे कर्नाटका के पड़ोसी राज्यों में डंप किया जा रहा है। चूंकि कर्नाटका का दूध सब्सिडी पर खरीदा जाता है, इसलिए वो इन राज्यों में दाम कम कर रहा है। उस समय केएमएफ ने कहा कि 21 लाख लीटर दूध प्रतिदिन का आंकड़ा गलत है। प्रतिदिन 10 लाख लीटर दूध से ज्यादा की अतिरिक्त खरीद नहीं हो रही है। कर्नाटका मिल्क फेडरेशन का कहना था कि महाराष्ट्र में किसानों को सब्सिडी देने से किसने रोका है। इस मामले से जुड़ी एक और खबर मिली है जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी है। 29 मार्च 2023 की टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है कि महाराष्ट्र के कुछ किसानों
और छोटे डेयरी संचालकों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और सहकारिता मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा कि कुछ राज्यों द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म किया जाए ताकि सभी राज्यों में कीमतों में समानता लाई जाए। इस पत्र में बताया गया कि बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश भी अपने किसानों को 3 से 5 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी दे रहे हैं, जबकि महाराष्ट्र में किसानों को सब्सिडी नहीं मिलती। लेकिन अकेले महाराष्ट्र का उदाहरण देकर कर्नाटक के किसानों को टारगेट किया जा रहा है। दाम तय करने में राजनीति का यह रोल समझिए। हर राज्य अलग अलग दर से सब्सिडी दे रहे हैं तो महाराष्ट्र में भी दे दिया जाना चाहिए। इसके लिए केवल कर्नाटक को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई इस मामले में साफ कहते हैं कि हम अमूल को आने से नहीं रोकेंगे। हम खुले बाजार में नंदिनी को अमूल के सामने प्रतिस्पर्धी बनाएंगे। इस तर्क का आधार क्या है? कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने एक वीडियो ट्वीट किया है। इसमें वे हसन में नंदिनी के स्टॉल पर जाकर उसके उत्पाद खरीद रहे हैं, दूध पी रहे हैं। बेंगलुरु के होटल संघ ने भी कह दिया है कि सभी होटल लोकल ब्रांड नंदिनी का ही इस्तेमाल करेंगे। कनाडा समर्थक समूहों ने भी नंदिनी के पक्ष में प्रदर्शन किया है। कांग्रेस का कहना है कि कर्नाटक की गरिमा से खिलवाड़ हो रहा है। यह अमित शाह का प्लान है कि गुजरात के बाहर जो कोऑपरेटिव हैं उनको कंट्रोल में लाया जाए ताकि चुनावों के दौरान उनका गलत इस्तेमाल हो सके। जब नंदिनी से जरूरतें पूरी हो रही हैं तो बाहर से ब्रांड क्यों लाया जा रहा है? इससे प्राइवेट प्लेयर का मुनाफा होगा। सिद्धारमैया इस तरह की बातें कर रहे हैं। कर्नाटक में अमूल के खिलाफ प्रदर्शन भी हुए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा है कि नंदिनी को देश का नंबर 1 ब्रांड बनाएंगे, अमूल को भी लाएंगे। अमूल के एमडी का एक्सप्रेस और हिंदू में इंटरव्यू छपा है। इस सवाल का जवाब उस इंटरव्यू से नहीं मिलता है कि अमित शाह ने जो कहा है कि अमूल और नंदिनी मिलकर कर्नाटक के सभी गांवों में प्राइमरी डेयरी की स्थापना करेंगे, इसका क्या मतलब है? अमित शाह ने जो जनवरी में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बनाने की बात कही है, अमूल और अन्य कोऑपरेटिव के विलय की बात कही है, क्या उससे यह संदेह गहरा नहीं होता कि नंदिनी और अमूल का विलय हो सकता है? अमूल के प्रबंध निदेशक को इन सब सवालों के जवाब ज्यादा देने चाहिए। उनका यही जवाब छपा है कि हम 2015 से ही बेलगाम, हुगली, धारवाड़ में काम कर रहे हैं और अब बेंगलुरु में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन हम केवल ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ही रहेंगे। नंदिनी से प्रतिस्पर्धा का सवाल नहीं। हिंदू के महेश लांगा से इन्होंने कहा है कि कोविड के दौरान अमूल ने नंदिनी से 200 करोड़ का चीज खरीदा। हर साल नंदिनी के प्लांट में बना हम 100 करोड़ का आइसक्रीम खरीदते हैं। एक सवाल और है, अमूल का कहना है कि बेंगलुरु में ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ही रहेंगे। इन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल तो शहरी तबका ज्यादा करता है और बेंगलुरु उसका सबसे बड़ा केंद्र है कर्नाटक में। यहां का मार्केट वहां के किसानों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, इसलिए इस मुद्दे को इतना भी छोटा नहीं किया जा सकता। 22,000 गांवों में फैली इसकी 16 यूनियनें हैं, 24 लाख सदस्य हैं। कभी भारत में कोक को लेकर राजनीति मुद्दा बना था, आज इसी देश के भीतर इसी देश के 2 ब्रांडों को लेकर चुनावी मुद्दा बन रहा है। राजनीति के हिसाब से देखिए तो मिल्क यूनियनों में चुनाव पार्टी चिन्ह पर नहीं होते, लेकिन अपने इतिहास में केएमएफ के अध्यक्ष की कुर्सी जेडीएस या कांग्रेस नेताओं के पास रही है। 2019 में भाजपा के बालचंद्र जरकीहोली अध्यक्ष चुने गए। इस समय ज्यादातर यूनियनें भाजपा के पास हैं। हमने ये जानकारी डेक्कन हेरल्ड में श्रुति एचएम शास्त्री की रिपोर्ट से ली है। उन्होंने लिखा है कि एंटी इनकम्बेंसी के अलावा भाजपा के लिए यह भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। राजनीतिक दलों की इस लड़ाई में किसान नेता कुरुबरु शांता कुमार का बयान भी देख लीजिए जो छपा है डेक्कन हेरल्ड में। उन्होंने तो भाजपा, कांग्रेस और जेडीएस पर केएमएफ को कमजोर करने का आरोप लगाया है। कहते हैं कि केएमएफ की नियुक्तियों में भ्रष्टाचार है, डेयरी मार्केट में प्राइवेट कंपनियां घुस गई हैं, ये धीरे धीरे यूनियनों को खत्म कर देंगी। क्या यह बात सही हो सकती है? कर्नाटक में नंदिनी बनाम अमूल का मुद्दा दिलचस्प होता जा रहा है। अदानी पर हमला हुआ तो भारत पर हमला बता दिया गया। अमूल का विरोध होने लगा तो उस गुजरात से नफरत का मुद्दा बना दिया गया जहां से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आते हैं। आप केवल दूध नहीं पी रहे हैं, दूध के पीछे की राजनीति भी पीने के लिए मजबूर किए जा रहे हैं। सही में अब आपका कुछ भी नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।